हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं 1 से लेकर 15 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि इन सभी एग्जामिनेशन RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एटसेट्रा में आपकी हेल्प करेगा। तो मैं हूं सुनील शर्मा और इसी प्रकार के रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का पहला न्यूज आपके लिए आती है कि एम्स दिल्ली कि यहाँ पे एक आईटी आउटरीच हुआ और आईटी आउटरीच में क्या किया गया, रैंसमवेयर अटैक इनके सर्वर पे किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे मिलियंस ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इनका एक ऑनलाइन सिस्टम था, जिस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये सभी पेशेंट्स के डेटा को, उनके रिकॉर्ड को, उनको क्या क्या डिजीज थी, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, किस किस डॉक्टर ने उनको देखा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी डिटेल्स वो लोग यहाँ पे रखते हैं। इनका ये जो सर्वर था ये बनाया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, कुछ ऐसे हैकर्स थे जिन्होंने इनके वेबसाइट को हैक कर लिया और सारा जो डेटा था वो अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से एम्स का सर्वर जो है वो डाउन हो गया और बदले में इन्होंने एम्स से 200 करोड़ रुपए का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर डिमांड रख दी कि आप हमें 200 करोड़ रुपए दें तो ही हम आपका सारा डेटा आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो ये अभी तक के लिए बहुत बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है और इसको रीस्टोर करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने देखा है सर्ट इन के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे फंक्शन कर रही है ताकि पूरे डेटा को सिक्योर किया जा सके और भी आगे फंक्शंस कर सकें। तो अभी के लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिसेंटली किसके सर्वर पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के सर्वर पे ये अटैक हुआ था। सेकंड थिंग, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये जो सर्वर था ई हॉस्पिटल सिस्टम, इसको बनाया किसने था, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने इसको बनाया था। ठीक है, ये किस क्लाउड सिस्टम पे फंक्शन करता है, तो ये HMIS से होस्टेड मेघराज नाम का जो नेशनल क्लाउड सिस्टम है वहां पे फंक्शन करता है। सो अब अगली न्यूज आती है कि राशिद नाम का एक रोवर है जिसे 11 दिसंबर के दिन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो अब आपको राशिद के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। राशिद क्या है, तो राशिद एक रोवर है। रोवर का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले रॉकेट के कुछ पार्ट आप समझो। ठीक है, ये सपोज करते हैं कि एक रॉकेट है। ठीक, अब ये जो रॉकेट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो इस रॉकेट को बोला जाता है लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, जिसके थ्रू हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं। अब ये क्या है, रॉकेट है। रॉकेट को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। इसके थ्रू क्या किया गया, कौन सा रॉकेट था, फाल्कन 9 रॉकेट था, जिसके थ्रू हमने एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और यहां वाली केस के अंदर हमने ये जो रोवर है जो कहां पे जाएगा, मून के सरफेस के ऊपर लॉन्च किया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोवर कहेंगे, जो वहां पे चहलकदमी करता है। तो फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, राशिद नाम के रोवर को कहां पहुंचा दिया, मून के सरफेस पे पहुंचा दिया। अब ये जो रॉकेट था ये अरब वर्ल्ड का फर्स्ट लूनर रोवर को पहुंचा रहा है। इसका नाम रखा गया राशिद। किसके नाम पे रखा गया, तो दुबई के जो पहले रूलर थे जिनका नाम था शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, उनके नाम पे इस रोवर का नाम राशिद रखा गया। ठीक है, ऐसा करने वाला जो अरब वर्ल्ड है, UAE है, वो कौन सा नेशन बन चुका है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि देखो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करते हैं तो चांद पे पहुंचने में एक सीक्वेंस चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो US, USSR जैसे नेशंस पहले ही ये काम कर चुके हैं, लेकिन अरब वर्ल्ड में जो अरब नेशंस हैं उनमें ये पहला नेशन हो चुका है जिसने अपना लूनर मिशन को वहां पे लॉन्च किया है। ये 4 व्हील्ड है, 4 पहिए आपको इसको देखने को मिल रहे हैं। 10 किलोग्राम इसका वजन है। इसको मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में बनाया गया है और मून पे कहां पे उतारा गया है, तो एटलस क्रेटर नाम की जगह पे, मून पे भी जो सरफेस है ना, उस सरफेस का नाम रखा गया है एटलस क्रेटर, वहां पे इसको उतारा गया है। तो याद रखेंगे राशिद
रोवर जो है वो अरब वर्ल्ड से रिलेटेड है, किसके नाम पे है? तो दुबई के जो पहले के रूलर थे शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम, उनके नाम पे इसको रखा गया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज आती है, आम आदमी पार्टी जो है वो अब क्या बन चुकी है? वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई नेशनल पार्टी कौन सी पार्टी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं। दूसरी चीज, ये नेशनल पार्टी बनी कब है? तो देखो, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले दिल्ली के अंदर थे, उसके बाद पंजाब में आए, फिर हिमाचल इलेक्शन और फिर गुजरात इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है? तो उससे पहले आप ये देख लो, इंडिया में जो बिगेस्ट नेशनल पार्टी है वो कौन कौन सी है? तो बीजेपी एंड कांग्रेस जो है इंडिया की बिगेस्ट नेशनल पार्टी है। अब यहाँ पे जो पार्टी है उसको हम नेशनल पार्टी कब कहेंगे? तो वो भी देखिए। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कोई भी पार्टी जो 4 स्टेट के अंदर, ठीक है, जीती हो, पहचानी गई हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। अब रिकॉग्नाइज्ड कैसे होगी? तो उसके जो कैंडिडेट है एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट का वोट लेकर आते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 MP उनके होने चाहिए लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में, या फिर 2% टोटल सीट उनको लोकसभा में मिली हुई होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3 स्टेट्स में ये होना चाहिए। तो गुजरात इलेक्शंस के साथ ये जो है एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। नेक्स्ट न्यूज आता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022, जो कि WHO ने यहाँ पे रिलीज किया। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो मलेरिया रिपोर्ट है इसको इशू किया है WHO ने, तो WHO का फुल फॉर्म क्या है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कब लॉन्च किया? 8 दिसंबर 2022 के दिन इसे लॉन्च किया गया। और एक अच्छी खबर ये थी कि जो डेथ होते थे मलेरिया की वजह से, उसकी क्वांटिटी अब पहले से कम हो चुकी है। ठीक है, कितनी कम हुई? तो 2020 में 6,25,000 लोगों की मौत हुई थी मलेरिया से, अब 2021 में 6,19,000 की मौत हुई है। तो पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया का कहर सबसे ज्यादा रहा है। 11 हाई बर्डन वाली जो कंट्री है मलेरिया की, उनमें से 5 सबसे ज्यादा जहां पे डिक्लाइन हुआ है, जहां पे मौतें कम हुई है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, इंडिया, नाइगर और तंजानिया है। अब आपको ये जानना है कि भाई मलेरिया कैसे फैलता है। तो आप सभी जानते हैं मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम जो है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये प्लाज्मोडियम आप सभी जानते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के बॉडी से आपके शरीर तक ट्रांसफर करता है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। एंड वर्ल्ड वाइड इसकी जो डेथ हुई थी 2021 में वो 6,19,000 हुई थी। अगली रिपोर्ट बताती है कि भाई 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजन की मीटिंग हुई, और मीटिंग करवाया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस मीटिंग में इन्होंने सिंगापुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया। क्या है ये सिंगापुर डिक्लेरेशन? तो ये बोलता है कि हम लोग सोशल डायलॉग के थ्रू जो भी चैलेंजेस हैं लेबर मार्केट में, जो मजदूरों से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, उनको मिलकर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया गया? सिंगापुर डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। फिर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को। ये जो है वो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो के टाइम पे इसे लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसका थीम रखा गया आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आयुर्वेद को थोड़ा सा ना प्रमोट किया जाए, और ये स्टडी की जाए एलोपैथी के साथ मिला के कि कैसे हम लोग हेल्थ को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो यहाँ पे कहाँ पे है? तो देखो, न्यू दिल्ली के अंदर इसे बनाया गया था, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो गोवा के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को भी बनाया गया। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि ये जो कांग्रेस है, आयुर्वेद रिलेटेड कांग्रेस है, ये सबसे पहले 2002 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस है ना, ये सबसे पहले 2002 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कोची के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से हम लोग रेगुलर
ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि ये अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सके कि कैसे आयुर्वेद को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट न्यूज आती है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। ये जो गार्डन है ये इंडिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वर्तमान में जो गंगा रिवर है उसमें सॉइल इरोजन की वजह से इसके खत्म होने का खतरा बनता जा रहा है। कहाँ पे है तो आपको ये याद रखना है, वेस्ट बंगाल में हावड़ा में है, कोलकाता के अंदर। ये जो बॉटेनिकल गार्डन है ये लार्जेस्ट मैन मेड प्लांट किंगडम के लिए जाना जाता है, जिसपे BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। यहाँ पे ये जो गार्डन था 1787 में इसे बनाया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिशियल्स की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का वो है ग्रेट बैनियन ट्री। ये जो ग्रेट बैनियन ट्री है ये वहां पे कई सालों से आपको देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज आई यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डेर लियन, ये फोर्ब्स की 2022 की मोस्ट पावरफुल वुमेन की 100 वुमेन की लिस्ट में टॉप प्लेस पे आई है। तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, उर्सुला वॉन डर लियन कहाँ की हैं? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। ये जो मैगजीन है ये 2004 से इस टाइप से लिस्ट को पब्लिश कर रहा है और सबसे लास्ट प्लेस पे आई हैं 100 पोजीशन जिनकी है वो है ईरान में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है महसा अमीनी को लेकर, क्योंकि आपने देखा था वहां की जो पुलिस थी उनकी वजह से महसा अमीनी की कस्टडी में डेथ हो गई थी और उसके बाद से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है कि इस टाइप के इंसिडेंट्स को बंद किया जाए, वहां पे फ्रीडम दिया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इंडिया की तरफ से अगर बात करें इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है तो देखिए इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार शाह, नाइका की फाउंडर फाल्गुनी नायर, HCL टेक के चेयरपर्सन रोशनी नदर मल्होत्रा, BSE और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मधाबी पूरी बक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल, ये भी इस टॉप 100 की लिस्ट में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेबी की चेयरपर्सन याद कर लीजिएगा आप लोग और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। फर्स्ट प्लेस पे कौन है वो याद रखेंगे और लास्ट प्लेस पे कौन है वो आपको याद रखना है। अगली न्यूज आई, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको चूज किया गया 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, जो कि टाइम्स मैगजीन ने इन्हें प्रकाशित किया है। अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल टेस्ला और स्पेसएक्स के जो CEO थे एलॉन मस्क वो इसमें पहले नंबर पे थे, लेकिन अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को इसमें नंबर 1 पे रखा गया है एज अ पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट न्यूज आई, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो था वो पब्लिक ने चूज किया। मतलब हर साल क्या होता था, ऑक्सफोर्ड अपनी तरफ से एक इंग्लिश का वर्ड चूज करती थी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में, लेकिन इस बार क्या किया गया, लोगों से वोटिंग करवाई गई और उसके बाद इस वर्ड को चूज किया गया। इन्होंने 3 वर्ड रखे थे। एक वर्ड इन्होंने रखा था गॉब्लिन मोड, ठीक है, एक वर्ड इन्होंने क्या रखा था, गॉब्लिन मोड रखा था। दूसरा वर्ड रखा था मेटावर्स और तीसरा वर्ड रखा था आई स्टैंड विथ। इनमें से गॉब्लिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चूज कर लिया गया है। अब गॉब्लिन मोड का मतलब क्या होता है, तो देखो गॉब्लिन मोड जो है एक ऐसे बिहेवियर को दर्शाता है जो कि बहुत ही लेजी, स्लोवेनली या फिर ग्रीडी पर्संस के लिए डिपिक्ट करते हैं, जो कि सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब समाज में होने वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको यहाँ पे गॉब्लिन मोड कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम दिया है सिंधुजा 1। और ये जो सिंधुजा 1 है ये ओशन वेव से इलेक्ट्रिसिटी, सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको कहां पे, तमिलनाडु के तूतीकोरिन के कोस्ट से 6 किलोमीटर दूर इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। राइट साइड में आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सी करंट से
इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है। नाम क्या रखा गया है? सिंधुजा 1 रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सिंधुजा क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप इसे कह सकते हैं, और सी वेव से ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। किसने बनाया? तो आईआईटी मद्रास आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो था वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की तरफ से पब्लिश किया गया। न्यूयॉर्क और सिंगापुर यहाँ पे नंबर 1 पे आए, क्योंकि वहां पे जो US डॉलर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। ठीक है, तो उसी कॉस्टलीस्ट वजह की कारण ये रैंक 1 पे आते हैं, जबकि तेल अवीव जो पिछले साल रैंक 1 पे था वो अब तीसरे पोजीशन पे आ चुका है। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर है फर्स्ट सेकंड रैंक पे, एंड उसके बाद तेल अवीव आता है, फिर लॉस एंजलिस एंड हांगकांग यहाँ पे इस लिस्ट में आते हैं। ओवरऑल जीने के लिए 200 गुड्स को यहाँ पे 200 सामानों को इस लिस्ट के अंदर देखा गया, और 172 कंट्रीज को इस लिस्ट में देखकर आंका गया कि वहां पे कहां रहना कितना महंगा होगा। अगली न्यूज आती है 1 दिसंबर के दिन डिजिटल या फिर रिटेल के सेगमेंट में डिजिटल ई रूपी, जिसको कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कहा जाता है, उसका रिटेल वर्जन लॉन्च कर दिया गया इंडिया में 4 जगह पे, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर में। और कौन कौन से बैंक के थ्रू आप इसका ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? तो SBI, ICICI, यस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू आप इसका ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्या है ये? तो देखिए जो एक्चुअल में करेंसी नोट होता है ना, उसको मैनेज करना बड़ा कॉस्टलीस्ट होता है, तो उससे बचने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आजकल क्रिप्टो करेंसी का चलन चल रहा है, लोग उस पर ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो है सपोर्टेड करेंसी होगी, जिसको कि ई रूपी कहा गया है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, अगर फ्रूटफुल लगता है, अगर पॉसिबली सही रहता है सब कुछ, तो हम लोग भी अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस डिजिटल करेंसी के थ्रू ही कर पाएंगे। नाम क्या है? शॉर्ट में ई रूपी है, जो कि CBDC का एक फॉर्म है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक फॉर्म है। सबसे पहले रिटेल सेगमेंट में 4 जगह पे लॉन्च किया, याद रखेंगे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। कौन कौन सी बैंक है? तो SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC बैंक है यहाँ पे। अगला न्यूज आता है एक बुक जिसका नाम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट कर दिया। ये जो बुक है इसे रिलीज किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने मिलकर, जहां पे इस बुक के अंदर आप देखेंगे 30 आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जो 30 आर्टिकल्स अलग अलग ऑथर्स से लिखे हैं और एंशिएंट टाइम से इंडिया में डेमोक्रेसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS सैनिक स्कूल JNV की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।